रोहित मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। आपको सबसे ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है रोहित, बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, क्योंकि देश में 2014 से और प्रदेश में 2017 से आपकी पार्टी की सरकार है। निधि यादव जी समाजवादी पार्टी से, आप भी तत्पर रहिए क्योंकि 2017 से पहले राज आपकी पार्टी का था। सुनील गौतम जी, 9.5 बरस पहले आपकी भी सरकार थी। अरे थोड़ा जोश में दिखिए, लोग कहेंगे मायूस दिख रहे हैं मंच पे। बिल्कुल मायूस नहीं है। और बहुत समय पहले की बात है, कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी। तो जितेंद्र जी, सुनील जी, रोहित जी और निधि जी, आप लोगों का लल्लन टॉप अड्डे पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी रोहित से है। आपसे पहले यहां एक सत्र चल रहा था, तब आप अपने समर्थकों के साथ उधर दूर खड़े हुए थे। मैं सुन रहा था भैया, सुन दूर रहे खड़ा थे। नहीं था जी। हमको बहुत अच्छा लगता है जब सत्ता कहती है कि हम सुन रहे हैं। बस सुनने वाली सत्ता रोहित की तरह विनम्र और मुस्कुराती हुई हो तो और अच्छा है। पर इन नौजवानों का कहना है कि भर्ती नहीं आती, आती है तो पूरी नहीं होती, पूरी होती है तो गड़बड़ तरीके से पूरी होती है, विरोध करो तो लठ चलता है, लठ के बाद जेल, जेल से वापस आओ बेल के बाद तो फिर एक और तैयारी, फिर एक और प्रक्रिया। बहुत सारे इम्तिहान गिनवा दिए गए। मैं जानना चाहता हूं कि आप नौजवानों के नेता हैं, क्या है आपका रुख? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, और इनसे ये आश्वस्त करता हूं कि जितनी निष्पक्ष भर्तियां रोजगार की बात आप भैया कर रहे थे, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। बावजूद इसके सरकार ने सुन लीजिए बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, सारी बातें आपकी सुनूंगा, एक एक चीज का जवाब दे के जाऊंगा। ये वादा आपसे भी है, सौरभ भैया से भी है। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार इस सरकार ने दिया, और उसमें कोई जाति वर्ग धर्म संप्रदाय छूटा नहीं। जो पढ़ रहा था वो रोजगार पा रहा था। देखिए, आपने हमें प्रॉमिस किया था बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, अपने हिस्से के सवाल, वरना फिर समय निकल जाएगा। जी बोलिए। मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने शायद सपा का वो सरकार देखी नहीं है जिसमें 1825 दिन में केवल ये शहर 412 दिन ऐसे थे जब धारा 144 नहीं थी, 3116 याचिकाएं हुई थी, 47 बार लाठीचार्ज हुआ था, 9 बार आंसू गैस के गोले चल रहे थे, और पता नहीं कितने प्रतियोगी छात्र 5-5 हजार के इनामी होके घूम रहे थे। आप उस सरकार से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। हम लगातार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, संविदा रोजगार, जितने रोजगार के अवसर हो सकते थे वो सृजित करने का काम सरकार कर रही है, और निष्पक्ष तरीके से कर रही है। यहाँ पे ढेर सारे शिक्षा माफियाओं का ये गढ़ रहा है, वो सब भी जेल गए इसी सरकार में। दूसरी सरकार उनसे चंदे लेके छोड़ दिया करती थी। तो सरकार निष्पक्ष है, रोजगार को लेके बिल्कुल जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, हम हर हाथ को सरकारी रोजगार नहीं दे पाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ भैया यहाँ पे कह रहा हूं। लेकिन हाँ, रोजगार के और ढेर सारे आयाम हैं, उनमें जितना अच्छा हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, आपको आपके हाथों को जो लगातार शास्त्रों को लेके चल रहे थे उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार करने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है। चलिए, अरे आएंगे, थोड़ा अपने सवाल मांझो तब तक गुरु। निधि जी, इनके ज्यादातर तंज आपकी पार्टी की तरफ थे और 2 बिंदुओं पर केंद्रित थे। एक कि जब आपकी सरकार थी 5 बरस, तब आप लोगों ने खूब लाठी, आंसू गैस, 5-5 हजार के इनामी बदमाश घोषित कर दिया छात्रों को। और दूसरा इल्ज़ाम है जो खूब लगाया जाता है कि आपकी सरकार में भर्तियां धांधली से होती थी, निष्पक्ष ढंग से नहीं होती थी। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी का ये कहना है, आपका रुख? मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने हमारे साथी आए हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ छात्र नौजवान साथी आए हैं। हमारे नौजवान साथी भाजपा के जो पदाधिकारी भी हैं, बड़ा दम्भ भर के आपने कहा कि आपकी सरकार में 4.5 लाख नौकरी दी गई हैं। तो जब आपकी सरकार आई थी और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 लाख नौकरी देने का वादा क्यों किया था? आज 5 वर्ष पूरे हो गए आपकी सरकार के और आप बड़े अहंकार के साथ कह रहे हैं आपने 4.5 लाख नौकरी दे दी, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बच्चों को या छात्रों को माफिया घोषित किया गया। आज अगर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा
छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठी भांजी गई है तो वो भाजपा सरकार है। और आप तो खुद छात्र संघ के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि छात्र संघ को आपने आप ही की सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसको अभी भी आप बहाल नहीं कर पाए हैं? कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठे हैं और आपकी जो पहचान है उसी छात्र संघ की वजह से, उसी छात्र संघ के जो छात्र हैं उनकी आवाज़ की वजह से है। तो इतना आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उचित अधिकार है, हक है नौजवानों को दिया जाएगा। अब तो सिर्फ सरकार के दिन 4 बचे हुए हैं, आप कितना हक अधिकार दे देंगे? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो आदत ही है झूठ बोलने की। झूठ बोल के वो सत्ता में आई है और उनको काम से मतलब नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है किसी भी सरकार में, आपका अगर इंटेंशन सही है तो आप करना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो इंटेंशन ही राइट नहीं है। अभी हमारे से पूर्व यहाँ काफ़ी वक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने सारी नौकरी, जितनी प्रक्रिया है और जितनी भर्तियाँ लाई गई हैं, कितनी निरस्त कर दी गई, कितने छात्र बेचारे फॉर्म भर के बैठे हैं, कोई परीक्षा दे के बैठा है, कोई रिजल्ट की कॉपी लेकर बैठा हुआ है। आखिर बैठा है कि नहीं? आखिर वो छात्र कहाँ जाएंगे? आप उनको अहंकार से सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि पिछली सरकारों पे दोषारोपण करना बंद करें। 4.5 साल की पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी, आपने क्या काम किया है, आप उसका जवाब दें। निधि जी, एक सवाल का जवाब रह गया है। जो इल्ज़ाम लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी भर्तियां निष्पक्ष नहीं होती हैं, उस पर भी आपका रुख चाहता हूँ। देखिए, ये तो सिर्फ एक झूठा आरोप है। कोई भी ऐसी भर्ती पे अगर आरोप सिद्ध हो गया हो तो आप बात करें। अभी 69,000 भर्तियां आई थी, उन 69,000 भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर कोई भी छात्र जो कि पिछड़े या दलित वर्ग से आता है और सामान्य की मेरिट में आता है तो उसको सामान्य में स्थान दिया जाएगा। 22,000 बच्चों का हक आप लोग आसानी से मार गए। आप सोचिए, ये सामाजिक न्याय परक जो आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं उसका आरोप भी है और वो सिद्ध भी हो गए हैं। तो ये झूठे आरोप लगाना और ये फिर लाग लपेट करके, चूंकि अब समय कम बचा हुआ है तो ये काम करना बंद करें। आपका घोषणा पत्र मैं लेकर आई हूँ। रोहित जी, हाँ, अभी दोबारा आऊँगा आपके पास। रोहित जी, उन्होंने एक तो कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं लगातार, 4.5 साल नहीं किया कुछ, और दूसरा बोल रहे हैं कि आप तो खुद छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं, छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं छात्र संघ से निकला नेता हूँ। निधि जी वहाँ कभी नहीं दिखी, इनसे पूछिए। 1 महीना जेल वही उसी छात्र संघ के लिए काट के आए। और सरकार कब जेल काट के गए, जरा विस्तार से बताइए, कब गए थे? 2017 में रहा मैं आपसे बहुत सुन लीजिए रोहित जी, मैं आपसे बहुत ही बहुत सीनियर लोग आए। मैं वही आपसे बता रहा हूँ, आपसे सीनियर आप ही के पास। आपस में झगड़ा नहीं। हाँ, 2017 में जेल किस लिए गए थे? भैया 1 मिनट बता तो दूं। मेरी बड़ी बहन है, इनको बता दूं कि इनसे भी बड़े इनके जो पदाधिकारी भी रहे और हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, विनोद भैया भी आया करते थे मेरे पास, और जेल में भी रोज मुलाकात हम लोगों की होती थी। भैया, इसी सरकार में आंदोलन कर रहा था मैं, और इन्हीं छात्रों के लिए आंदोलन कर रहा था। मेरा कोई जमीन पट्टा यहाँ नहीं था, और उसी का आंदोलन करते हुए 1 महीने बिल्कुल जाना पड़ा इस विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के खिलाफ। छात्र संघ बंद हुआ तो छात्र संघ सरकार नहीं बनाती। इन्हें थोड़ी सी जानकारी मैं दुरुस्त करता हूँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, स्वायत्तता है वो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने वो निर्णय लिया, और जब यहाँ कोई नहीं बोल रहा था उस समय भी उस छात्र परिषद का चुनाव हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हमारे सरकार के हम लोगों छात्र संघ के लोग हैं, तो बिल्कुल नहीं होने दिया कि होगा तो छात्र संघ होगा, तो नहीं होगा। और उसी के बदौलत 5 साल एक्सपेल रहा। तब कोई पूछने नहीं आ रहा था और किसी के सामने गिड़गिड़ाने भी नहीं गया। छात्रों की लड़ाई थी, वो लड़ रहा था पूरी ईमानदारी के साथ। वाइस चांसलर को विदा किया, 4 साल लड़ा, किसी से कहने नहीं गया। ये न भीख मांगी ना हाथ फैलाया। हाँ, यहाँ की सड़कें गवाही देंगी, यहाँ के छात्र गवाही देंगे, यहाँ के शिक्षक गवाही देंगे। आज फिर उस छात्र संघ की जब जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता होगी युवाओं की, पार्टी से इतर बता रहा हूं कि जब आपको जरूरत होगी, सबसे मजबूत साथी की तरह आपके बीच आके खड़ा हूंगा। आपके रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आप कहेंगे, आपके साथ सबसे मुखर होकर खड़ा हूंगा। सुनील गौतम जी, ये भाजपा सपा वालों ने तो आपस में एक राउंड निपट लिया। जी जी, उनने कहा तुम अपनी बताओ, उनने कहा तुम अपनी बताओ। आप बताओ, आपका क्या एजेंडा है? देखिए सर, ये नूरा कुश्ती चल रही है इस वक्त जो है। नूरा कुश्ती है? और ये नूरा कुश्ती है, ये जो भाजपा की सरकार है ये विज्ञापनों के ऊपर चल रही है, और जब से आई है केवल विज्ञापन का दिखावा कर रही है। कहीं यहाँ पोस्टर, कहीं वहाँ पोस्टर। मोदी जी बड़ा बड़ा पोस्टर पेट्रोल टंकियों पे लगवाए हुए हैं। अब जब जाते हैं लोग अपनी गाड़ी लेकर के 105 रुपये 106 रुपये का जब पेट्रोल भराते हैं
तब समझ में आता है कि ये मोदी जी की फ़ोटो देखें कि अपना सर पटक लें जो है वहीं पे। महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि देखिए क्या है कि भाजपा वालों के पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। 5-6 शब्दों पे अगर बैन लगा दिया जाए तो भाजपा वालों के पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। उनको अभी बात करने को कह दिया जाए पाकिस्तान पे तो अभी देखिए इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। अभी इनको बात कहने को कह दिया जाए कि मंदिर मस्जिद पे तो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन असल मुद्दे जो हैं उस पर बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। यहाँ के जो जितने युवा बैठे हुए हैं इनसे पूछिए क्या हालत है इनकी, कहाँ से आए हैं, कोई गाजीपुर से आया, कोई आजमगढ़ से आया है, कहाँ से आकर के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कमरा लेते हैं, जा कर के किराया तक नहीं भर पाते हैं और मकान मालिक किराए पे किराया बढ़ाए जा रहे हैं। आज इनकी हालत देखिए क्या हो गई है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, केवल बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, तमाम भर्तियाँ फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। सर सुनील जी, आपकी बातों को जनता से उत्साह तो खूब मिल रहा है, लेकिन इसी जनता के बीच एक रोज़ में था तो उन्होंने कहा साहब हो तो कुछ बसपा का भी नहीं पा रहा है। बोले कि 2012 हारे, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, और उन्होंने कहा कि जब आप बसपा वालों से मिलिएगा तो एक सवाल पूछ लीजिएगा, आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ। उन्होंने कहा ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी आप कह भी रहे थे कि भाजपा सपा की नूरा कुश्ती चल रही है, 2019 में फिर क्या था? तब तो सपा आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। देखिए सर, सपा जब हमने चुनाव लड़ा तो सपा के भाई उस समय हमने गठबंधन किया, हमारे मुद्दे थे, हमने गठबंधन किया, लेकिन जिनसे गठबंधन किया उन लोगों ने स्वयं पे जाकर के कितनी जगह पे स्वयं अपने लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए। डिम्पल यादव हार गई चुनाव, जो है अपनी जगह से चुनाव हार गई, और कितने जगह ऐसे थे कि वहाँ से वो स्वयं के लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए और बाद में लगाने लगे कि बहन मायावती जो है वो चुनाव हरवा दी, जो है उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया जो है। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हम लोग जो हमारा लाइन आर्डर है, जो बहन जी ने जो शासन किया, आप 2007 से 2012 तक का शासन देख लीजिए बहन जी का। इस इलाहाबाद में कितनी घटनाएं ऐसी हुई थी, यहीं पे राजू पाल हत्याकांड हुआ था, आप सबके सामने, आप लोग गवाह हैं यहाँ पे सर, यहीं पे हुआ था, यहीं जो है सिविल लाइन से लेकर के धूमनगंज तक गोलियां चली थी जो है, आप सब गवाह होंगे। कितनी हत्याएं, कितने अपराध होते थे यहीं पे, लेकिन बहन मायावती का शासन आया तो इन गुंडों की तूती बोलती बंद हो गई थी। ये बहन मायावती का शासन था, और बहन मायावती ने जो लाइन आर्डर लाया था आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई। भले योगी जी चिल्लाते फिरें कि हमने बहुत अच्छा लाइन आर्डर दिया, बहुत अच्छा लाइन आर्डर दिया, लेकिन वो 1% भी लाइन आर्डर के मामले में भाजपा फेल रही है। और सपा का तो क्या कहने, सपा आएगी तो फिर से गुंडों की सरकार बनेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए और अच्छी व्यवस्था चाहिए तो बहन मायावती को जो 2007 से 12 का शासन है उसको याद करिए। आपको जो भी रोजगार मिले थे अस्थायी रोजगार मिले थे। सुनील जी, एक सवाल मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, फिर अपने कांग्रेस वाले मित्र की तरफ जाऊंगा। ये जब बहन जी आई तो ये हुआ, वो हुआ, ये लाई, वो लाई, पर दोबारा सत्ता तो आई नहीं। क्या वजह रही? आप कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में फलाने राजा का युग स्वर्ण काल था, ऐसे वर्णन हो रहा था। आप लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं उसके बाद से, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, ये राजनीति है, राजनीति में तमाम चीज़ें हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तमाम झूठ बोल करके सरकारें बना ली गई, क्या नहीं हुआ? आपके सामने हुआ। कितने झूठ बोले गए, 15 करोड़ 15 लाख लाएंगे सबके खाते में, नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, क्या नहीं हुआ? और यही युवा जो है चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। आज क्या हुआ इनके साथ जो है? आज देखिए, आज सारे के सारे लोग परेशान हैं, महंगाई चरम पर है। जो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के धरना दे रही थी, आज कहाँ स्मृति ईरानी? राजनाथ सिंह कहाँ पर हैं? एक रामदेव थे, रामदेव कहते थे कि 35 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, 35 रुपए में हो जाएगा। कहाँ गए रामदेव जो है?
ये सब कहने की बातें हैं सर। मुद्दे पर नहीं लड़ते हैं चुनाव जो है, कहीं हिंदू मुसलमान पे, कहीं भारत पाकिस्तान पे, कहीं इस पे इस लड़ बार फिर कैसे लाएंगे करके आप मुद्दों मूर्ख पे? बनाया। और इस बार मैं ये अपने लोगों को आश्वस्त करता हूं, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार आने अरे जा रही है। मुद्दे क्या लाएंगे महाराज? आप कह रहे हैं मुद्दों पे लड़ती नहीं जनता, तो मुद्दे बताइए ना। देखिए हमारे मुद्दे हैं कि हम अस्थायी रोजगार देंगे। लैपटॉप और स्कूटी और इन सब के चक्कर में हमारा कोई वो नहीं है, सीधा अस्थायी रोजगार देंगे। जब अस्थायी रोजगार मिलेगा तो स्वयं अपनी स्कूटी ले लेंगे, स्वयं जाके जो है वो अपना सब कुछ ले लेंगे। चलिए जितेंद्र जी ये आपके पुराने साथी हैं। 1996 में आप लोग साथ में चुनाव लड़े थे, याद हो कि ना याद हो? अरे वो सपा की बात है, ये कांग्रेस के हैं। बसपा और कांग्रेस की बात चल रही, थोड़ा भरोसा रखो यार। चश्मा ऊपर चढ़ाने से ही ज्ञान सब ना आएगा, थोड़ा नीचे उतर आओ। तो कह रहे हैं कि स्कूटी वगैरह बांटने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी पिछले दिनों आपकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उनका वो संकल्प पत्र देख रहा था, तो उसमें भी स्कूटी का जिक्र था। ये आप कांग्रेस पे भी तंज कस रहे थे क्या, या अभी इनसे दोस्ती गुंजाइश है? बिल्कुल सर, तंज कस रहे थे। बिल्कुल कस रहे थे। बिल्कुल कसेंगे। कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा बंटाधार इस देश का किया है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। भाई सबसे अपना फायर है, किसी को नहीं छोड़े। जी सबसे पहले तो मैं लल्लन टॉप और सौरभ जी को धन्यवाद दूंगा कि आप युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं, और आप सभी युवाओं को इनकलाबी सलाम कि अपनी आवाज़ उठाने आप खुद आए हैं। हमारी आपकी आवाज़ और हमारे आपके लिए लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है, हम आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब आते हैं बसपा पे, चूंकि इन्होंने स्कूटी का एक सवाल उठा और आपने हमसे जोड़ दिया। देखिए नहीं, हमने पूछ लिया इसी से, कह रहे हैं आपने बंटाधार किया है देश का। जिस बसपा मंच के पे हम बैठे हैं लल्लन टॉप के, वो सवाल सत्ता से करते हैं और ये सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, यही इनकी खासियत है। ये इल्जाम लगातार बसपा पे लग रहा है कि आप कांग्रेस और सपा वालों से ज्यादा ये सवाल कर अपने रहे हो। बहन जी से पूरी तरह प्रेरित हैं। बहन जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जो मोदी से सवाल किए हो या योगी से सवाल किए हो। क्यों? क्योंकि ये मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरी तरह से बहन जी मिली हुई हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, बसपा वाले कह रहे हैं सपा वाले मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बसपा वाले मिले हुए हैं। दूसरी बात, पैर केवल हमारा ही है, जहां रख देंगे अकेले रखेंगे। दूसरी बात, अभी आएंगे आपका। हाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये रोहित जी भाई हैं, विश्वविद्यालय से, चूंकि मैं भी जुड़ा रहा, विश्वविद्यालय से आप भी रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ऐसे कांग्रेस भाजपा वाले एक दूसरे को भाई बोलते, एकदम सद्भाव एकदम। बहुत नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा वाले मेरे भाई हैं, रोहित मेरे भाई। रोहित आपके भाई। ये विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं और यहाँ पे 80% छात्र विश्वविद्यालय के बैठे हुए हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि जब भी जरूरत होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे लगभग 12-15 छात्र, हमें लगता है 150 दिन हो गया है, क्रमिक अनशन कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए। वहां जरूरत है और आप जाइए। पत्थर गिरजा घर पे आप लोगों को जानकारी होगी, प्रतियोगी छात्र बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आपको वहां जाना चाहिए। आप क्यों नहीं गए? विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, छात्र संघ का चुनाव बंद हो जाता है। अब दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की हमारी निधि बहन ने कहा कि हम तो छात्र संघ के समर्थक हैं। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 2012 में राहुल गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि हम छात्र संघ बहाल कराएंगे। छात्र संघ बहाल हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार रहती उत्तर प्रदेश में और किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है। तो यह सीधा सीधा दिखाता है कि आप छात्रों के अधिकारों के लिए, हितों के विरोध में है, समाजवादी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी। और बसपा? बसपा की तो हम बात ही नहीं करते, इसको पार्टी नहीं मानते। अभी हमारा कोई मित्र, मैं बाहर खड़ा था तो कोई एक साथी निकल रहा था, तो उन्होंने कहा बसपा सिर्फ एक दिन दिखती है जिस दिन वोट पड़ता है। वोट वाले दिन उनके कुछ साथी आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, और यही वजह है कि आज गायब है। सवाल हमेशा सत्ता से होना चाहिए, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी देते हैं जवाबदेही भी उसी की होती है। जो जिम्मेदार है वही जवाबदेह है। तो आपको सवाल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सुनील भाई आए हैं, और अगर बहन जी जान जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो शायद इनके साथ भी समस्या हो सकती है। रोहित जी, बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं, निधि जी, ये बसपा के आपके 2019 के साथी कह रहे थे कि आपकी सरकार गुंडों की सरकार है।
सबसे पहले तो कहूँगी कि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत भी लगी रहती है और गठबंधन भी होते हैं, बिगड़ते भी हैं, सरकारें बनती भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 में मुझे लगता है हम अपने विकास के कार्य लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और इसी वजह से शायद जो भी रिज़ल्ट रहा हो, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए, चूँकि ये इलाहाबाद में हम लोग बैठे हुए हैं, आज इलाहाबाद में आप देखिए इसका नाम आपने बदल दिया, आपके मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज कर दिया, लेकिन जो इलाहाबाद का महत्व है, खास जो बौद्धिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सामाजिक, आप देखिए बहुत ही कल्चरली रिच शहर है हमारा इलाहाबाद। लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज थे, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाहाबाद से उसको मूव करके आप लखनऊ ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे कहीं ना कहीं वो उसको अपनी आत्मसम्मान के साथ जोड़ा करते थे, चाहे वो शिक्षा निदेशालय रहा हो, बेसिक शिक्षा परिषद को भी मूव करने का आपने निर्णय ले लिया था, लेकिन इतने आंदोलन हुए, आवाज़ें उठाई गई तो उसको आपने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो पुलिस हेडक्वार्टर है आपने उसको भी शिफ्ट कर दिया लखनऊ, और इसी तरह तमाम ऑफिसें, शिक्षा अधिकरण की बात हो, चाहे जितनी बात हो, आप उसको शिफ्ट करके कहीं ना कहीं इलाहाबाद शहर का महत्व कम करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसका शिलान्यास आपने किया हो और उसका उद्घाटन भी आप ही ने किया हो। जी पूछ लेते हैं, बताइए रोहित जी। कई सवाल हो गए हैं, मैं एक बार बता देता हूँ सवाल। एक छात्र संघ, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आपने कहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला है, वो भी स्वायत्त तो होती है। सर कितनी स्वायत्तता होती है? आपको खुद अपने वीसी के खिलाफ कितना संघर्ष करना पड़ा? आपने खुद ही कहा इस मंच पे एक चीज़, आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इसी तरह के छात्रों के आंदोलन से निकले हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का महत्व भी समझना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि शिलान्यास भी आपने किया हो और उद्घाटन भी, ऐसा कोई? बहन जी अभी हमारी आई होंगी, जिस भी ओवरब्रिज से आरओबी से आई होंगी, वो यहीं पे प्रयागराज जब बना तो 7 आरओबीज और फ्लाईओवर्स दिए हैं, किसी एक से ज़रूर आई होंगी। उसका उद्घाटन भी माननीय केशव जी ने किया था और अभी उसका फीता वीता भी काट दिया, तो वो यहाँ पे हुआ है। वो अभी सलोरी का एक नया बन रहा है। रामबाग में जाम का झाम कितना था ये सारे लोग जानते हैं, वो बन गया। हाईकोर्ट के ओवरब्रिज बन गए। इस तरह के 7 ओवरब्रिज। पीछे बहन जी कह रही सब समाजवादी पार्टी के समय के हैं। बहन जी के साथ हाईकोर्ट का ओवरब्रिज तो समाजवादी पार्टी की देन है, इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूँ और पूरी मजबूती और तथ्य के साथ कह रही हूँ। सुन लीजिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक पन्ना दे देना और ये कह देना कि ये सब अखिलेश जी ने किया। अच्छा ये है कि मेरे समाजवादी साथी ये नहीं कहते कि सृष्टि के रचयिता अखिलेश भैया रहे, नहीं तो वो भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब अखिलेश भैया ने किया और यही कारण रहा, भाजपा वो भी कहती है, यही कारण रहा कि स्थितियां आज क्या बनाई हैं। 140 सड़कों का सुंदरीकरण, उनका चौड़ीकरण इसी सरकार ने किया। इस प्रयागराज शहर में 64 चौराहे हैं भैया, किसी में आप चले जाइएगा और देख लीजिएगा, वो सब कुछ बनवाया इसी प्रयागराज। जब ये बना तो 1583 से वापसी की है हमने। हम प्रयागराज में गए, इलाहाबाद से वाकई हम वापसी कर रहे हैं, तो अभी हम वही कर रहे हैं। उसका काम किया, सीवर का पूरा काम प्रयागराज में हो गया है। 101 करोड़ रुपए उसमें लगे, वो भी सरकार ने किया है। तो जितने विकास के आयाम हो सकते थे उस सब पे सरकार ने काम किया और वो इन्हीं युवाओं की बदौलत, इन्हीं लोगों की बदौलत आपको 2022 में देखने को भी मिलेगा। एक आपके बगल में मित्र बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल पूछा महंगाई को लेकर, जी खास तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगे हाथों, उस पर भी बता दीजिए। जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार आई मार्च 2016, उसी में आरबीआई एक्ट में भी संशोधन किया गया। उसमें यह कहा गया कि अब केवल सरकार ही नहीं देखेगी, अब इसका कुछ काम प्लस माइनस मुद्रास्फीति 4+-2 ये करके अब देखा जाएगा। इस पे आरबीआई भी पूरा काम करेगी, पूरी चीज़ें देखेगी। कोविड के बाद से ये हुआ है कि महंगाई बढ़ी है। वो महंगाई 6.3% थी, अभी है। सरकार चूंकि कोविड में लगातार सामाजिक कार्यों को करती रही, जितने लोगों को भोजन की आवश्यकता थी वो देती रही। पेट्रोल के भी दाम, आ जा रहा हूँ पेट्रोल के दाम पे भी, कि लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। हर कंट्री अपने आप को फिर से उठा रही है, तो अभी उन सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बदौलत पेट्रोल, 2 चीज़ों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े। एक खाद्य तेल जिसमें 11% की ग्रोथ है और दूसरा दालें जिसमें 9.3% की ग्रोथ है।
देश बड़ा है, उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए अभी महंगाई बिल्कुल बढ़ी हुई है। इससे जितेंद्र भाई को यह भी बता दूं कि इनकी जो लास्ट समय की यूपीए सरकार रही उससे कम ही रही। उस समय 10.40% महंगाई थी, आज 6.3% है। ये जाके कोई डाटा देख लेंगे। भैया एक मिनट, इन्होंने बताया सिर्फ दो चीज में महंगाई है, सरसों तेल और पेट्रोल में। टमाटर में महंगाई है कि नहीं? आलू में महंगाई है कि नहीं? बात पूरी रोज मेरी की शायद खाने सुन वाली नहीं चीज। पाए, और जी, सुन पाए जी। तो समझ नहीं पाए। जी। मैंने ये कहा कि इन दो चीजों में महंगाई दिख रही है, और पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप महंगा हो जाएगा। जो किसान 10 रुपए में चीजें आपको वहां दे रहा है, वहां से लेके जब आएंगे मंडी तक पहुंचेंगे तो वो अपने आप 22-23 रुपए में हो रोहित गए। जी एक बात बताइए, जी। ये तो चलिए आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपके अच्छे कामों को नहीं देखेंगे। ये आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया इसलिए दाम बढ़ गए। अरे अरे थोड़ा भरोसा रखो, मैं तुम लोगों का प्रतिनिधि हूं। जब क्रूड ऑयल का दाम कम था तब आपके टैक्स बढ़ते जा रहे थे। एकदम ठीक बात आपने की, टैक्सेस बढ़ते गए। हमारी सरकार ने भी खूब टैक्स लिया, जहां कम थे वही लोग कम कर देते स्टेट में। जब जीएसटी की बात की जा रही थी तब सबसे पहले यही खूब ऊंची ऊंची कूद लगा रहे थे कि नहीं नहीं जीएसटी में नहीं लाएंगे, जीएसटी में नहीं लाएंगे। हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई बढ़ी है, क्रूड ऑयल से ही नहीं होना है। बिल्कुल क्रूड ऑयल महंगा, जब सस्ता रहा तब भी 25 रुपए में तेल नहीं मिल रहा था। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उसकी बात से। लेकिन अभी जब वैश्विक रूप से पूरी महामारी से हर देश वापस आ रहा है, तो हमारे देश में भी वो बढ़ना स्वाभाविक है, और वही प्रक्रिया भी चलती जा रही। लेकिन यूपीए को इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो आंकड़े देखेंगे तो इनके वो अंतिम के 5 सालों में वो 10.4% थी, जो अभी 6.3 है। बताइए भाई साहब। अंतिम के आपने एक साल गिन लिए, उसके पहले के गिन लीजिए ना। हम भी तो अंतिम के 6 दूसरी महीने बात, की ही बात कर रहे अब हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये अंतिम के 6 महीने की है, जिसमें ये महंगाई इतने चरम पे पहुंची है। बताइए साहब। देखिए भारत देश की महंगाई को हमारे भारत के लोग ही नहीं, विश्व के दूसरे देश हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा महंगाई है। तो महंगाई तो समस्या है ही, सारे लोग समझ रहे हैं। हम आते हैं नौजवानों के मुद्दे पे। जी। जब भी बच्चा पैदा होता है और जब बड़ा होता है तो उसको सीधे पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है, और पढ़ाई का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि आपको रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि रोजगार से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, विकास होता है। रोजगार दो तरीके के होते हैं, एक सरकारी रोजगार और एक प्राइवेट स्वरोजगार। स्वरोजगार नहीं, देखिए ये इनका है स्वरोजगार। पहला सरकारी रोजगार जिसके लिए आप लड़ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। दूसरा जो प्राइवेट कंपनियों को खोल करके रोजगार दिया जाता है। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनकी केंद्र में सरकार हुए 7 साल हो गया और यहाँ पे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। दूर मैं नहीं जाऊंगा, हमारे कुछ साथी यहाँ पे जौनपुर पूर्वांचल के होंगे, कुछ प्रयागराज के हैं। एक भी फैक्ट्री बता दीजिए, सिंगल फैक्ट्री नहीं खुली है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी रोजगार की फैक्ट्री नहीं खुली। मसलन एक बात और मैं कहूंगा, 60 के 70 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रयागराज में नैनी को पूर्वांचल की औद्योगिक नगरी का हब कहा जाता था। और 90 के दशक में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया जिससे सारी कंपनियां दम तोड़ने लगी। उसके बाद हमारी बहन सपा की भी सरकार आई, हमारे भाई बसपा की भी सरकार आई, लेकिन सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा एक बात बताइए, इन सब की सरकारें आई, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी बसपा, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आई जब इतना सब काम किया था? सरकार मतलब सूखा कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? ऐसा है, हमारे भारत देश की जब लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, हाँ। तो पहली लड़ाई हमारी 1857 में लड़ी गई जी। और जब 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ती हैं तो उसके कई सालों तक ये होता है कि शायद अब अंग्रेज भारत देश से नहीं जा पाएंगे। लेकिन धन्य है वो हमारे महापुरुष और धन्य है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले की हार नहीं माने और अंत में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो हम उस अगुआ के वंशज हैं। कांग्रेस की सरकार इस बार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में और सारे नौजवान साथ देंगे। अच्छा नौजवान साथ देंगे, ये सपा बसपा वालों से भी कुछ साथ? नहीं, सपा बसपा का साथ की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं है। ये आपस में कर लें, बसपा भाजपा के साथ मिल जाए, समाजवादी पार्टी हमारी
कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, इससे पहले रोहित, चूंकि आपकी तरफ नए सवाल आ गए हैं और आप निधि आप लोग की तरफ भी आएंगे, ये जो भैया, चीज एक- आपने इनके लिए कही ना, वही चीज कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और सपा आपस में ही लड़ रही, लखीमपुर में हम फर्स्ट, वहां पे हम पहले गए। ये आप लोग भी तो 17 में साथ थे, फिर इतना दुराव कैसे हो गया सपा कांग्रेस? देखिए 2017 में कांग्रेस को किसी से दुराव नहीं है। अगर जनता के हित के लिए कोई हमारे साथ आना चाहता है तो सरदार पटेल जी भी हमारे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हमारे हैं, भगत सिंह भी हमारे हैं। तो हमें ये लगा कि समाजवादी पार्टी, शायद अखिलेश यादव नौजवान हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो शायद नौजवानों के हित के बारे में सोचें और फिर से पुरानी जो उत्तर प्रदेश रही है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था कि औद्योगिक नगरी प्रयागराज में, औद्योगिक नगरी जौनपुर सतहरिया में है, औद्योगिक नगरी औराई में है, आप जहां से आते हैं बुंदेलखंड से, उसको भी औद्योगिक नगरी बनाने की शुरुआत किया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस की सरकार चली गई और सारा का सारा ठप्प हो गया। मैं सबसे बताइए जो भाई साहब, ये सबसे बड़ा जो इल्जाम जरूरी विषय है इस पे ध्यान दे। इंडस्ट्री इंडस्ट्री सारी क्यों बंद हुई? सुन लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सवाल है। सबसे पहले भाई ने हमारे पूछा कि हमें बता दीजिए कोई एक शुरुआत की क्या सरकार ने, जहां से ये आते हैं, जहां की इन्होंने बात की वहीं इनको लेके चलते हैं। नैनी में हिंदुस्तान पाइप लिमिटेड HCL के साथ क्लब करके दोनों ने एक नई शुरुआत की। 80 में जो बंद हो गई थी जो फैक्ट्री, उसके ताले पहली बार खुले, हमारी सरकार ने खोला, वहां प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। शायद जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव हो सकता है, ये कोई अपराध नहीं है, तो वो अभी शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके के जितने भी इंडस्ट्रीज बंद हैं उन सब पे सरकार काम कर रही है। आप 80 में बंद कर देते हैं, 20 साल तक कुछ नहीं पूछते, 2017 में हमारी सरकार आती है, 5 साल में आपको पूरा का पूरा राम राज्य एक बार में ही चाहिए। अभी इन्होंने एक पूछा था, मैंने यहाँ इनको ले जाके इनकी जगह पे ही बता दिया कि एक शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होगी, स्वरोजगार को ये अपना ना माने, हम अपना मान के एकदम दहाड़ के कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर हाथ को रोज़गार मिले, और स्वरोजगार से अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल सरकारी नौकरियों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप अपना रोज़गार करें अपने मन से, जब वो शटर बंद, जब वो शटर खुला, एक बड़े से शोरूम के आप मालिक हो, हमारी ये इच्छा है। और इसमें सरकार जितना साथ दे सकती है वो मुद्रा लोन से शुरू करेगी, और जितने बड़े लोन आपको चाहिए उनमें कम से कम पेपर्स के साथ उसको बैंक लोन देने के लिए बाध्य है, ये भी हमारी सरकार कर रही है। सौरभ भैया, एक कोई नौजवान आप लोन के लिए बैंक में चले जाइए और लोन लेके दिखा दीजिए, एक लोन। सब मना कर रहे हैं। और रोहित, एक ये बात देखिए मैं कहूंगा, रोहित मिश्रा जी साथ में चले जाएं इनके, फिर भी लोन मिल जाए तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वरोजगार को मानती पूरी है। ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे वो भी युवा यहाँ खड़ा कर दे जो गया तो हो बैंक में, बैंक इनके घर तक आएगी। ये देखिए, ये इतने देखिए, सारे खड़े हो गए, अच्छा दोनों हाथ लेके खड़े हो गए। अच्छा, ये निधि जी, आप भाजपा का कुछ घोषणा पत्र वगैरह क्या लेके आई हैं? देखिए, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 का लेकर आई हूँ। जी। हमारे भाई रोहित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मुझे कोई भी पन्ना यहाँ पे खोलने को कह दीजिए और उसको बता दीजिए कि आपने इसमें क्या काम किया है। आपने इसमें बात की है कि आप लैपटॉप वितरण करेंगे, आप फ्री मोबाइल देंगे, 1 GB डेटा देंगे, आपने कहा था, लेकिन आपने कहा था स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। आज आप स्मार्ट सिटी पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप आदर्श ग्राम पे बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो कहीं ना कहीं एक ही झूठ को 100 बार अगर आप बोले तो कहते हैं वो सच लगने लगता है। इसी बात से प्रेरित है और बड़े अधिकार और दम्भ के साथ ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं कि जनता मानने पे विवश हो जाती है। यहाँ समाजवादी पार्टी का मैं आपको बताऊं, जब हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय बनाने का हमने काम किया था। सरस्वती हाईटेक सिटी जो है वो भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और जर्जर और बिना पानी वाले शौचालय देने का काम किया है। आप, मेरे भाई रोहित जो है, मुझे लगता है आप गांव वगैरह नहीं जाते हैं, आप ज़रा जाके देखिए गाँवों में कि किस तरह के शौचालय बने हैं, क्या वो अभी भी यूज़ के लायक हैं भी कि नहीं। आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आपने बात की गंगा सफाई की, आपने मंत्रालय बना दिया, आखिर गंगा अभी तक साफ नहीं हुई। कितना आपने वहां पे कितने करोड़ों का बजट एलोकेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें भी पीछे हैं। बताइए भाई, गंगा साफ नहीं हुई? गंगा साफ नहीं हुई
तब भी अखिलेश जी आके डुबकी लगा गए, प्रियंका जी भी डुबकी लगा के गई। वो अगर आस्था साफ का नहीं थी विषय तब है। ये स्थिति थी। साफ गंगा है तभी ये सब भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, और गंगा जी की निर्मलता निरंतर बनी रहेगी। ये अगर किसी के एजेंडे में रहा, संगम की बात किसी के नहीं कर रहे हैं, किसी संगम के- की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा जो सफाई की बात हुई थी वो पूरी जहां से चलिए, start गोमुख हुई से है, ही शुरुआत पूरे कर ले रहे हैं। प्रदेश में कानपुर में गंगा कितनी साफ हुई है आप बताइए। बड़े आराम, देखिए ये आस्था का विषय है। संगम में डुबकी लगाना, इलाहाबाद के वासी हैं हम लोग, ये हम लोग हमेशा वहां 2017 जाते के हैं। पहले ये और आस्था संगम काहे में नहीं अगर थी? वो- अच्छा सुन लीजिए, हाँ जी। 2017 के पहले जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ये आस्था किस चूल्हे में पड़ी हुई थी कि आई नहीं रही थी? उसके बाद से आना शुरू हुई कि नहीं अब देखिए, हम ऐसा बहुत है। हमें नहीं एक- बताएंगे, एक- आप हमें नहीं बताएंगे कि एक हमारी सेकंड, आस्था एक हम ही किसमें है। आपको आपस में ऐसे बताएंगे। मत लड़िए हम भाई। आपको कम से कम आपकी बात तो बताएंगे ही ना, जो आपने किया वो तो हमें बताने दीजिए। अच्छा। आप हमें बता रही हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपने वो हमारा घोषणा पत्र रखा है, पन्ना आप खोलिए, एकदम खुली चुनौती है, जिस पन्ने की इच्छा हो आप खोलिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझसे भाग रहे हो तब बताइए अच्छा। सौरभ भैया गड़बड़ी है। ठीक है सुनील गौतम जी, एक सवाल फिर ऑडियंस के सवाल उसके बाद। ये सब आपस में आस्था और हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने ये किया वो किया, आपकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे थे बसपा सिर्फ चुनाव के दिन दिखती है। देखिए अब कांग्रेस जो है, अब ये जनता यहाँ बैठी हुई है, खुद जानती है कि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ दिख रही अभी है, भी ये कहाँ है, कांग्रेस पे ही रहेंगे। कहीं पे अरे पता सुन- नहीं है। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। और चूंकि इन्होंने कहा था कि बसपा कहीं दिख नहीं रही है, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि ये जनता से खुद पूछ लें कि वहाँ कांग्रेस कहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रही है। कहीं नहीं दिख रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई पूछने वाला नहीं है कांग्रेस को। और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस ने इस देश पे सबसे ज़्यादा दिनों तक राज किया है। और जब देश आज़ाद नहीं था तब उससे पहले नेहरू जी की सरकार यहाँ पे बनी थी। 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के उसमें आरक्षण लाया। लेकिन सेकंड, अरे बोलने दीजिए भाई। आपको मैं बता दूं, यही नेहरू मंत्रिमंडल था जो बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल लागू होने नहीं दिया, और बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वही श्राप कांग्रेस को लगा कि जिससे कांग्रेस यहां से समाप्त हो गई। और इसीलिए इस देश में तमाम जो पिछड़ों की पार्टी थी, जो दलितों की पार्टी थी, जिनके मुद्दे गायब थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनके वोट की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, ऐसे लोग राजनीति में आए और राजनीति में आकर के राजनीति को बदलने का काम किया। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले और कि हम खत्म हो, बसपा खत्म हो जाएगी। बसपा नहीं खत्म हो जाएगी। बसपा एक कैडर बेस पार्टी है, और बसपा का जो है वोटर आज बूथ लेवल तक है, बूथ लेवल तक है सर। और मैं आपको बता दूं, सबसे तेज तैयारी अगर कोई पार्टी कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी की है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रत्याशी हैं, अभी जितनी पार्टियां हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी ने प्रत्याशियों को घोषित किया है। किसी पार्टियों ने प्रत्याशी को घोषित किया, हमारी पार्टी ने पहले प्रत्याशी अच्छा, ये घोषित जो किया है। प्रत्याशी घोषित किए हैं, क्या पैसा लिया है बोल रही पब्लिक? देखिए, ये जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं वो इल्जाम लगाते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में ये क्यों बसपा में ऐसा इल्जाम लगा देते ऐसे हैं? लोग एमपी एमएलए विधायक बने हैं जिनकी औकात जो है बिल्कुल शून्य हुआ करती थी। उनको लोगों को भी बहन जी ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाकर एमपी एमएलए बनाने का काम किया, कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था। तो बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा से खड़े होकर के उनको आगे बढ़ाया है। एक सवाल सुनील जितेंद्र, भाई। जितेंद्र, I'll come to you। अच्छा, सुनील जब बोल रहे थे तो रोहित भाजपा वाले इतने प्यार से देख रहे थे, और बोलो भैया। कितने साल से बसपा में हैं? जी, कितने साल से बसपा में अरे हैं? हम लोग तो जन्म से बसपा में भाई। भा- हमारा लोगों का जन्म होता है तभी से पता है कि भैया बसपा वाले हैं, ये हाथी वाले हैं, हाथी। देखिए, हमारे तो कई ऐसे, अभी पीएल पुनिया जी हमारे कांग्रेस में हैं। जी, आपके जिनको आपने बताया कानून मंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ सरकार में रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप उसको समझिए। मैं सही पूछ रहा हूं, आप कितने साल से पार्टी में हैं या पदाधिकारी हैं?
मैं 7-8 साल हो गया चलिए होगा। सवाल पूछ लीजिए, इतना क्या व्यक्तिगत 7-8 होना? साल हो गया होगा। जी, जी आपकी विधानसभा से किसको टिकट मिला है? हमारी फाफामऊ विधानसभा है, हमारे प्रत्याशी नदीम अहमद जी को लाया कितने गया सालों है। से हैं बसपा में? जी, कितने सालों से हैं बसपा में? बसपा में हम कितने सालों से हैं वो कौन जिसको टिकट मिला है? जिनको टिकट मिला है नदीम अहमद जी को, हाँ। वो कई सालों से हैं, 5-6 सालों से हैं, एक या काम कर रहे 1.5 हैं। साल से, 1 या 1.5 साल से सुनील को क्यों नहीं टिकट मिला? आपको क्यों टिकट नहीं मिला? देखिए हमारे दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस समय सारे टिकट घोषणा हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस को और कोई सबसे मिलेगा कम- ही नहीं। सबसे कम टिकट क्या देने कह रहे वाली हैं? बसपा होगी। सुनिए। कांग्रेस को कोई लाइन लगाने वाला वहां नहीं। मतलब अच्छा, एक सेकंड बस। मतलब नौजवानों को वो तो टिकट जब कोई देना, मिलेगा ही नहीं तो किसी अच्छा, को उठा चलिए, करके चलिए, भाई बस, कांग्रेस में तो इसलिए अरे लोग भाई साहब, ये ऐसा लग रहा है जैसे यही दोनों लोग सत्ता और विपक्ष में हैं। 5 साल वो रहे, 4.5 साल से वो हैं, और खेल ये आपस में रहे। और एक चीज और है सर, जी। एक चीज और है कि अभी जो है बसपा ये के बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा से कम सवाल पूछती हैं बहन जी। बिल्कुल पूछते हैं हम लोग सवाल। हम लोगों ने तो एक वोट से भाजपा की सरकार गिराने का काम किया है, एक वोट से। आपको पता है सर जो है। नहीं, हमको और- तो पता है, अप्रैल का तीसरा सप्ताह था, जी। 269 और 270 था। बिल्कुल आपको पता है, हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं रहे। बस ये अभी है थोड़ी देर में एक लड़का कहेगा भैया 259 और 260 था। फिर आज जब भाजपा के राज में अरे बस करो यार, कितना लड़ोगे आपस में, बस करो। हैं? आपस में ही निपटने में लगे। पब्लिक यहाँ इंतजार कर रही है इतनी देर से। अरे यहाँ से सब इन्हीं के लिए आने वाला है, चिंता ना करो, इन्हीं के लिए आने वाला है। एक सेकंड पहले सब को एकदम बिल्कुल शांत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शांत। अरे शिक्षा ही पे तो पूछेंगे, ये थोड़ी पूछेंगे कि पबजी का फ्री कनेक्शन कैसे मिले। वेट भाई, अरे रुक जाओ। सवाल पूछने का एक फॉर्मूला, अगर उसको फॉलो करोगे तो पक्का सवाल पूछ पाओगे, मतलब प्रायिकता बढ़ जाएगी सवाल पूछने की। फॉर्मूला ये है कि अपनी जगह पे बैठे रहो, पहली चीज, हल्ला ना काटो, आराम से हाथ ऊपर करो। अरे अभी जब कहें तब ऊपर करो, ठीक है। अच्छा जी, माइक वाले साथी कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारे पास माइक है? अरे उनको पहले उनका हाथ तो नीचे करवाएं, तब तुम्हारा ऊपर देखें। हाँ, माइक वाले साथी, माइक है तुम्हारे पास? जिसके हाथ में माइक है फिलहाल, अमरजीत तुम्हारे हाथ में माइक है? अभी कुक्कुट आसन, ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं होता। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, रुक जाओ। 1 2 3, उधर पीछे भी जाओ। एक माइक है चौथा? हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, लल्लन टॉप अड्डे का ये आखिरी सत्र, राजनीतिक सत्र, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अपना खेल लिया आपस में। खूब लानत मलानत, इल्जाम और अपनी पार्टी की बात सब रख ली, लेकिन बात तो जनता की है कोई बात जनता की? बिल्कुल। तो जनता की तरफ से पहला सवाल, हाँ भाई साहब आप पूछ लो, आपके बहुत सारे स्टेज पे रह गए थे, एक ही बार माइक आएगा, पूछ लीजिए एक बार में। अरे कोई बात नहीं, उनके पास बहुत सवाल है, तैयारी के साथ आए हैं, पूछिए। सवाल पूछिए, संक्षिप्त रखिएगा सवाल। ये नमस्कार रोहित भैया। नमस्ते भैया। आपकी सरकार ने 4.5 लाख रोजगार दिए है ना? सरकारी रोजगार, सरकारी रोजगार दिए है ना? सवाल जी। सवाल सही में दिए है ना? कम से कम 25-30 तो मजाक ना तो आप हमारी बुआ भैया, लगते हैं ना भाभी की आपसे नहीं मजाक किया भैया, जाए। 25 ठीक है। अरे ये देखिए, बिल्कुल संसदीय रखिए भाषा, हाँ। 25-30 तो वैकेंसी निकाली ही होगी। आप निकाली सवाल होगी ना? पूछ लीजिए। भाई साहब, सवाल ये है भैया कि कोई वैकेंसी नहीं, 4.5 लाख का जुमला बंद कीजिए। आप लोग एक एग्जाम नोटिफिकेशन तो निकालते हैं, कोई एग्जाम करवाते नहीं है। एग्जाम करवाते हैं तो निरस्त कर देते हैं। चले जाइए। एक कहाँ? सेकंड, आप ठीक। यहाँ आए हैं तो पूरी तैयारी से मुझे आए वो होंगे। डॉक्यूमेंट देना। आपके पास 4.5 लाख नौकरी है तो कुछ डेटा भी होगा, आप दिखा दीजिए। डेटा मैं भी लाया हूँ, मैं- आपने कोई रोजगार नहीं दिया है। एक सेकंड से आपकी बात आ गई ना, ऐसे सवाल जवाब सुन लीजिए ना, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले माइक दिया। माइक ले लीजिए, माइक। भाई साहब यहाँ मंच पे थे पिछले सत्र में, इनका कहना है, जो मैंने आपसे पहला सवाल भी पूछा था, 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, हमारी सरकार आएगी तो हम उसे दूर करेंगे, कहा था। ये सवाल हाँ हाँ
2019 यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का हिंदी सामाजिक विज्ञान का पेपर परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुआ। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक रही अंजू कटियार गिरफ्तार, 9 लोगों पर एफआईआर। इसके बाद पीसीएस मेंस समेत कई परीक्षाएं स्थगित। यूपीएसएससी ने ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए परीक्षा की, जिसे 2 साल बाद मार्च 2021 में रद्द किया। एसआईटी में पता चला ओएमआर शीट में गड़बड़ी, धांधली करने वाले लोग स्कैनिंग रूप से कॉपी निकाल कर ले गए। 11 गिरफ्तार। 2 साल तक छात्र भर्ती का रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अब रद्द हो गई परीक्षा तो दोबारा परीक्षा के लिए प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती, धांधली के आरोप। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सितंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा देश भर में 10,60,000 पद खाली, 2,17,000 पद अकेले यूपी में। अभ्यर्थी कह रहे हैं 1,73,000 पद खाली हैं, आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। ट्रेनिंग कोर्स चलाते थे, उसको लेकर बहुत सारे इल्ज़ाम। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला हुआ तो कहा कि मुख्यमंत्री ने विभागों से खाली पदों का विवरण मांगा है, फिर ट्वीट किया रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश। बीते 3.5 साल में 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। 18 सितंबर 2020 का ट्वीट। इन लोगों के पास एक लंबी सूची है। इनकी हो सकती है कि कोई पर्सनल पॉलिटिक्स हो, मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से। ये जो इतने सारे नौजवान बैठे जी। हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं इनमें से कुछ हो सकता है अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हों, उनका अपना एजेंडा हो, लेकिन ये सारे लोग एजेंडा लेके नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं। सारे लोग एक मांग लेके आए हैं कि ये जो भर्तियां हैं जो अटक अटक के हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसका फुल प्रूफ समाधान आप सरकार हैं, सर्वशक्तिमान है, सब संसाधन आपके पास है, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हम कर रहे हैं। उसके लिए अब मेरा जवाब भी सुन लें, जी। पूरी लिस्ट उनके पास है। मैं आपसे सौरभ भैया एक चीज और बता रहा हूं, आप डेलीगेसी हॉस्टल किसी में चले जाइएगा, आज शाम को ही चले जाइएगा। 2 दिन से रिजल्ट की लगातार लाइन लगी हुई है। टीजीटी पीजीटी दोनों के प्रवक्ता, हो सकता है मेरे ढेर सारे भाई यहाँ बैठे भी हों, वो हैं बेसिक शिक्षा नियमावली, जो मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद ही बनी, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, जिसको लेके लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती रहती हैं। 72,825 शिक्षकों की भर्ती थी, जिसको लेके समाजवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कि ये भर्ती पूरी ना हो पाए। आप लोगों में ही ढेर सारे लोगों के अधिकार कहीं आच्छादित दूसरे लोग कर लेते हैं, जिसको लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां लंबित हो जाती हैं। सरकार द्वारा कोई भी भर्ती हो, अगर 20% की धांधली पाई जाएगी तो उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ेगा। केएल पटेल जैसा नेक्सस जो इस प्रयागराज में चलता था, उसे भी तोड़ने का कोई दूसरा काम नहीं कर रहा था। सौरभ भैया ने जो प्रश्न पूछा उसमें यह भी बताया कि हमारे ही अपने लोग गिरफ्तार हो गए, 9 लोगों पर एफआईआर हुई, जेल गए, लेकिन इनकी सरकार में हाईकोर्ट निर्देश करती थी, तब अध्यक्ष हटता था। एक ही जात के लोग हुआ करते थे, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा का सर्टिफिकेट भी लगता था, वो अब सरकार में लगना बंद हो चुका है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, लगातार बेसिक शिक्षा नियमावली सबसे ज्यादा, चूंकि पद वहीं पे हैं, लोगों की इच्छा भी वही होती है कि पहले तैयारी करें, नहीं हो रहा है तो बीएड करके टेट, सीटेट, सुपर टेट निकाल के कहीं पे हम एडजस्ट हो जाएंगे। वो करने का काम भी सरकार कर रही है। जितनी मैंने आपसे भैया कहा 4.5 लाख रोजगार, मेरे भाई ने कहा आंकड़े लेके आए, आप अभी इस प्रोग्राम के बाद मिल लीजिएगा। मेरे घर में कुछ लोग एम्प्लॉयड हुए, आप लोगों के भी घर में कहीं ना कहीं लोग एम्प्लॉयड हुए होंगे, तो आप आइए, मैं सबको देता हूं वो सारे आंकड़े, वो सारी जानकारी, वो बिल्कुल जल्द से जल्द आपके बीच होगी। चलिए चलिए, एक सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल, कीप इट क्विक। देखिए, ये भाजपा का, मैंने कहा था, इनकी आदत है, जो आप सवाल पूछेंगे ये उस पर जवाब नहीं देंगे, ये आपको गोल गोल घुमाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार में कोई भी परीक्षा निष्पक्ष रूप से आप लोग कराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए सारी भर्तियां निरस्त की जा रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी ये इन्होंने एक परीक्षा की बात की जिसमें लोग गिरफ्तार हुए थे। आप सभी को पता होगा, अनिरुद्ध पंकज जी एसएसपी थे, इसी वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। बहुत सभी सुंदर लोगों बात को कर पता दी है, इन्होंने। ट्रांसफर नहीं, प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया था। बहुत सुंदर बात और इन्होंने उसके कर बाद दी। वो जांच रुक गई है, वो जांच रुक गई संयोग है। अच्छा ये रहा जिसको कि पकड़े जाना जिस चाहिए पकड़े एसएसपी गए। साहब की ये बात करें व्यक्तिगत, उनसे मैं भी बड़ा अच्छा जुड़ा रहा। सरकार ने और जिन्होंने उनको भैया कोविड हुआ, वो व्यक्ति अगर इतना सक्षम होते, हॉस्पिटल में ना होते, उसी दौरान उनके पिताजी ने अपनी देह त्याग दी, वो व्यक्ति वहां भी नहीं पहुंच पाया। तो सरकार उनको इसलिए नहीं हटा रही थी कि उन्होंने केएल पटेल को पकड़ लिया था। सरकार उनको, जो आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मैंने भी बता दीजिएगा कि सरकार का केवल ये कहना था कि आप कोविड से परेशान हैं, और उस समय वो पहली वेव रही जिस समय सत्यार्थ जी को यहाँ पे कोविड हुआ, उनका परिवार पूरा का पूरा, उसमें ढेर सारे लोग रहे, संयोग से मैं भी उसी चपेट में आया था।
तो इसलिए मुझे अच्छी तरह वो घटना पता है और सरकार भी यही कहती है कि इन्हें अभी आराम की जरूरत है, इसलिए उनको हटाया गया था। और इतना अगर सरकार चार्ज न देना चाहती तो उन्हें एसएसपी एसआईटी बना के न देती। आप ये जानिए, कोई बीमार व्यक्ति को तुरंत लगा देना कि नहीं पूरी की पूरी जांच तुम्ही को करनी रोहित है, जी, ये मुझे नहीं ठीक लगता। रोहित जी, मैं आपके एक सेकंड सुन लो यार, मैं आपके तमाम तर्कों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन आपने कहा कि सरकार ने उनको एसआईटी का एसएसपी बनाया। जी, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। नहीं सुप्रीम एकदम कोर्ट सही। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच के लिए जो बनारस में हुई जी। थी उसमें बनाया था। अभी उनकी जो पोस्ट है वो एसएसपी एसआईटी। जी हाँ, अभी एसएसपी एसआईटी वो एसएसपी एसआईटी आप जो बात कर रहे हैं वो केवल एक जांच को सुप्रीम लेके कोर्ट की। सुप्रीम अच्छा, कोर्ट मुझे ने- लगा आप उसी का जिक्र कर रहे नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक मुकदमे के लिए हाँ। एक आईपीएस को लेना था, तो वो उनकी ईमानदारी की बदौलत ही उन्हें मिला। अच्छा। उनका पद जो है वो एसएसपी एसआईटी है, अभी आजकल। अभी है। जी, बढ़िया। देखिए ये सिर्फ एक बहाना बताइए, है, कह रहे हैं कि अब तो एसएसपी एसआईटी बना। ये सिर्फ एक बहाना है। ऐसे बहुत से कर्मचारी रहे हैं जिनको कोविड हुआ, वापस उनको काम पे लिखाया गया। आप लोगों को याद होगा, ऐसे ऐसे सैकड़ों शिक्षक रहे हैं भैया, वही मैं बोलने जा रहा हूं, वही मैं आपकी बात रख रहा हूं। ऐसे प्राइमरी के शिक्षक थे जिनको कोविड हुआ था। सवाल ऑडियंस से, यही कोविड सवाल था। ऑडियंस से ले लेते हैं। जी कोविड भाई था, साहब। इसके बावजूद अरे उनको यही ड्यूटी पे- सवाल ऑडियंस से पूछ लेते हैं। भैया माइक दीजिए इनको। अरे तुम गुटखा दबाए हो क्या मुंह में? एक और बात, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, नहीं खाते हो, बुरी आदत है, नहीं खानी चाहिए। बोलो जो सवाल। आपने कहा, सर, एक सर। एक मिनट भैया, आपने ये कहा जितने- कि उनके जितने- पिताजी देह त्याग दिए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी ने देह त्यागा था, आपने दोबारा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं, एसएसपी को आपने हटा दिया। नहीं, ये देखिए ऐसा है, एक सेकंड। ये हम किसी के पारिवारिक मसले को बहुत ज्यादा आपने बोला यहाँ पे बिल्कुल ना ठीक डिस्कस बात करें, है। थोड़ा ऑडियंस के सवाल ले लें। जी, अरे ये भी ऑडियंस ही हैं, इनको हम अपने घर से थोड़ी लाएं। हाँ पूछो। सर इसमें प्राइमरी के कितने टीचर माइक- मर गए, उनको माइक- कुछ नहीं हुआ। हाँ, नाम बताइए आपका। तो शुभांकर यादव। शुभांकर, पूछिए। प्राइमरी के टीचर कितने प्राइमरी के टीचर मरे, उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, उनको क्या राहत मिली? और दूसरी चीज, मेरी दूसरा सवाल था, मैंने अभी बीएड में एडमिशन लिया है, सरकार की तरफ से और न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई कि 10,000 फीस कम कर दी गई है, और जब हम लोगों ने फीस जमा की तो कोई फीस कम नहीं हुई थी। तो ये सरकार प्राइवेट में गए हो कि सरकारी में? अरे सर, चाहे सरकारी जाए चाहे प्राइवेट, तो फीस तो वही सब रहेगी। जगह कम हो गया। हाँ जी, ठीक है। फीस तो कम होनी एक चाहिए से, ना। अरे बस, पंचायत में चुनाव लगातार महामारी के विशेषज्ञ ये कह रहे थे दूसरी लहर है, पंचायत चुनाव ना करवाए जाएं, महामारी फैली, कोविड के नियमों का पालन नहीं हुआ, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े उतरे, बिल्कुल सब। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। सर्वविदित है वो मामला कि उसके बाद क्या हुआ। पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में आप भी के हमारे ही घर परिवार के लोग हाई कोर्ट की शरण में गए कि पंचायत चुनाव सरकार कैंसिल करवा रही है। वो जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा कि सरकार ने कहा कि सबसे मजबूत सीढ़ी अगर कोई है और जहां पे वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है वो पंचायत का चुनाव है। ग्राम प्रधान का 90% लोग आते हैं वहां पे वोट करने। तो हाईकोर्ट के आदेश के पालन में उनकी अवमानना करना सरकार की ना तो नीति है ना नियत है। उसके लोग मरे हैं, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो क्यों सुप्रीम पंचायत कोर्ट आती है और चुनाव कहती है- हो रहे थे, इसमें हाई कोर्ट का आदेश भी रहा, जिसको आधार बनाकर फिर लगातार पंचायत चुनाव कराए गए। जो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए उनके परिवारों को नियुक्ति देने का तत्काल 72 घंटे, जब मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर स्वयं आए तो उनका यही कहना था कि इन लोगों को मिनिमम जितनी चीजें हैं उसको लेके आप तत्काल इनके परिवार को जिस तरह से नौकरी दी जा सकती है तत्काल नौकरी देने का काम अगर कोई कर रहा था तो वो भाजपा सरकार ही कर रही थी। जी, कोविड के टाइम की बात अगर भाजपा के लोग ना ही करें तो ही अच्छा होगा। देखिए, आप ही के पार्टी के बनारस के आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की बेटी कोविड में जब वो खत्म हो जाती है तो उसका चेहरा देखने के लिए भी ये पेपर तथ्य की बात कर रही हूँ मैं, उसमें पेपर का में भी आया है और हर जगह ये है कि उनको अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए भी 10-10 दर भटकना पड़ा और उसके बाद भी उनको 25,000 रुपए दिए तब उनको शक्ल दिखाई गई। पहली चीज। दूसरा, आपने तो शमशान घाटों में भी लाइन लगवा दी और आज जो प्राइमरी के शिक्षक हो चाहे जो भी सरकारी सेवा कर रहे थे जो कोविड में खत्म हो गए, सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनको कोई सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया है कि आंकड़े इन्होंने कम कर दिए। तो आप थोड़ा सा अहंकार कम करें। आपने एक बात अच्छी कही है, आपने ये माना कि महंगाई
बढ़ी है। ये बात आपने मानी तो आप ये भी मान लीजिए कि कोविड में प्रशासन बुरी तरह से फेल रहा है और लोगों को कोई कहीं भी उनकी चिकित्सा हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य सेवा हो, उसमें कहीं भी आप सुविधा नहीं पहुंचा पाए हैं। और बेरोजगारी के मुद्दे भी यहाँ मुझे लगता है सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पे आम जनता बैठी है। आप जब डायरेक्ट सवाल आपसे कर रहे हैं तो आप उस पर जवाब दीजिए ना। आप गोल गोल बातें जवाब ही तो दे रहा हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में नहीं भैया 5 सेकंड बस। हाँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग रहे जिन्होंने पहले उसे भाजपा की वैक्सीन कराया, कोई समाजवादी वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ये लोग ही समाज को बरगला रहे थे और उसके बाद चुपके से जाके बांह खोल के वैक्सीन लगवा रहे थे। सवाल पूछे सर, मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल। ललन टैप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम युवाओं के सवाल को पूछ रहे हैं। तो रोहित भैया ये बताइए कि सर्वर की समस्या एक बड़ी समस्या आजकल हो गई है। पेट का फॉर्म जानबूझ के लाया जाता है जब ट्विटर कैंपेन चलता है, जबकि पीटी का फॉर्म उस समय लाया जाता है जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है। और पीटी का फॉर्म लाया जाता है। मैं 4 केस लगाया हूँ, 4 मुकदमा हाईकोर्ट में लगाया था मैंने पर्सनल स्तर पे। पैसा दे देकर डेट लगवाया हाईकोर्ट में, मैंने खाता खाली किया, 1600 रुपये मेरा परसों बैंक काट लेता है, इसलिए कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है। हालात ये है कि सड़क पर आदमी है इस समय, तो पेट का फॉर्म आता है तो सर्वर न चलने की वजह से बच्चों का फॉर्म नहीं भरा जाता, लाखों बच्चे बाहर हैं। फिर रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको 3 दिन की छूट दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को मौका मिलेगा। जल्दबाजी में जब रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को मौका दिया गया तो उनके साथ क्या होता है, फिर ये परीक्षा के लिए जल्दबाजी में डेट दी जाती है, परीक्षा में नकल होती, खुलेआम धांधली हुई है, खुलेआम पेपर 1 घंटे पहले आउट हुआ है, लेकिन उस मैटर पे कोई आज तक जवाब नहीं। अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती उन्होंने मुद्दे को उठाया, उनकी पत्नी ने मुद्दे को उठाया। अमिताभ ठाकुर को जिस बेइज्जती से उत्तर प्रदेश सरकार ने ले गई जेल में, वो क्या समझेंगे कि आईपीएस की बेइज्जती है, देश की बेइज्जती है कि युवाओं की बेइज्जती है? सर एक मिनट, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी क्या सड़क पर कभी उतर पाए? लगातार घरों में बंद रहे। मैं उसी के क्षेत्र का आजमगढ़ के, मैं क्योंकि अपना दोनों लॉकडाउन मेरी क्षमता नहीं थी, मैंने दोनों लॉकडाउन में अपना मोबाइल नंबर कॉल सेंटर बना रखा था। मैंने देश भर के मोबाइल अपने फ़ोन से लोगों को मेंटेन करता था। मुबारकपुर आपका आजमगढ़ का कोई क्षेत्र है, लड़के की माँ 2 बजे रात मर जाती है, एक ऑक्सीजन के लिए 22,000 रुपये जुगाड़ करके लड़का ले आता है जाके मऊ से। आजमगढ़ के क्षेत्र में अखिलेश यादव जी सांसद थे, उनके क्षेत्र में लोग मरे, इलाहाबाद में लोग मरे, यहीं पे एक ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे कैसे दर दर भटके हैं। इस समय डेंगू के लिए क्या हालात है इस समय? चलिए जवाब ले लेते हैं। इस स्थिति पे बताएं सर। बताइए भाई, पहले आप बताइए ये जो ऑक्सीजन की किल्लत और फिलहाल जो डेंगू की समस्या है। एक ऑक्सीजन की, पहले सर्वर, एकदम ऑक्सीजन की किल्लत पे पहले आ जाते हैं। इस प्रयागराज की जितनी क्षमता थी, एक जो हॉस्पिटल था उसकी क्षमता थी कि 5 जंबो सिलेंडर में ऑपरेशन सहित वो पूरा हॉस्पिटल चलता था। एक साथ इतनी डिमांड बढ़ी कि उसी में 80% जितने वहाँ के मरीज थे उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने लगी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी तेज आते, इसके साथ ही साथ दूसरी बात ये रही कि हमारे अपने ही लोगों ने उसे स्टोर करना शुरू कर लिया कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत आ गई तो हम क्या करेंगे। वो ऑक्सीजन सिलेंडर उतनी तेज नहीं बन सकते थे कि उन्हें तत्काल समाज के बीच ले जाया जाए, हॉस्पिटल के बीच ले जाया जाए, लेकिन हमने तत्काल उस पर भी काम किया। 12 दिनों के अंदर पूरे के पूरे प्लांट लगाए गए और सरकारी अस्पतालों में सबसे पहले जिनको ज़रूरत थी उनके लिए ये तय कर दिया गया था कि सरकारी अस्पतालों में सबसे पहले ऑक्सीजन भेजा जाएगा। ये करने का काम भी और कोई सरकार नहीं कर रही थी, ये हमारी सरकार कर रही थी। अभी आपने या तो जवाब लीजिए। देखिए रोहित, ऐसा है कि आप तमाम विषयों पे जवाब दे रहे थे, सब शांति से सुन रहे थे। ये जब आपने ऑक्सीजन पे दावे किए तब आप देख लीजिए पब्लिक का रिस्पांस क्या है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि जब कोरोना की पहली लहर के बाद मैंने तो यही कहा ना कि बिल्कुल दिक्कत हुई है। वो दिक्कत केवल पंकज भाई नहीं झेल रहे थे, पंकज से कम फोन मेरे पास भी नहीं आ रहे थे और आदमी व्यवस्था कर रहा था। तैयारी क्यों नहीं हुई? समय रहते तैयारी उतनी नहीं हो सकती थी। हाँ बिल्कुल ये सही है। दरअसल हावड़ी मोदी करने का समय था, हावड़ी मोदी करने चले गए थे वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका में हाउडी मोदी का समय था तो इसीलिए
अच्छा समय नहीं मिल होता- पाया जो है। ना ना ना, बिल्कुल सही बात इसीलिए कह रहे समय भाई नहीं मिल हमारे। पाया। इतना अच्छा समय होता भैया, तो जब केवल पहले मूर्तियां कोरोना ना की- बनती, कुछ बन गए होते ऑक्सीजन के लिए विशेष व्यवस्था। अगर इतनी जानकारी इनको थी तो कुछ हॉस्पिटल अपने समय में बनवा दिए गए होते। और बहुत सरकार सारे अभी भी काम कर रही है। हॉस्पिटल बने, कोरोना तेरह की मेडिकल फर्स्ट कॉलेज, वेव पांच के पांच बाद- मेडिकल कॉलेज बने। प्लीज डोंट डू दिस, मतलब ये 1 by 1 बात करते हैं। हाँ 13 एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे 5 मेडिकल कॉलेज बने। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आप देखिए जो है। चलिए हाँ जी, अगला सवाल। 5 साल हो जाता है। 1 मिनट ऑक्सीजन पे भैया। सर्वर ना अभी पूछूंगा। पीटी बताइए भाई, सर्वर हेलो, पे आपने हेलो। कुछ नहीं बोला। अरे रुक जाओ यार, पूछ रहा हूं। पीटी टीटी पीटी पीटी पूछ ले पंकज भाई, अरे प्रश्न पूछा पूरा। तो है उन्होंने, सर्वर ही काम नहीं करता है। सर्वर बिल्कुल काम कर रहा था। आपने तीनों चीजें बताई। ना ना पंकज भाई ही सर्वर काम नहीं कर रहा था। फॉर्म भी भर पाए, 4 बार गए हाई कोर्ट में, रिट भी इन्होंने की और फॉर्म उन्होंने भर लिया है। नहीं भर पाया फॉर्म। ये आप बताइए, जिन नौजवान, एक सेकेंड, जिन नौजवानों को तैयारी में रात दिन, मतलब या तो नौजवान पढ़ाई करे या प्रेम करे, वो मुकदमेबाजी में पड़ा हुआ है। वो यही अभी आपने जो रोजगार के मुद्दे मुझसे पूछे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट में फंस क्यों जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण आपको जवाब यही मिल गया है कि नौजवान अगर वहां जा रहा है, जितना समय वो अरे तो जब सर्वर काम नहीं कर रहा है तो जाएगा फॉर्म ना। कहाँ से वही नहीं भरेगा? कह रहा मैं, बेसिक सर्वर शिक्षा पे जवाब नियमावली दीजिए। में भी जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि किसी के अधिकार कोई दूसरा आच्छादित ना कर ले। ये तो यहाँ की जागरूक जनता है प्रयागराज की, बिल्कुल हाईकोर्ट सर पे भैया पहुंच ये जाती कह रहे है। हैं कि तुम ही लोग दौड़ा छूटी मुकदमा करने चले जाते हो, इसलिए टाइम लग जाता है। हाँ पूछो, हेलो सवाल पूछिए फटाक से। सर, सबसे पहले लल्लन टॉप का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भी अपनी आवाज़ बना रहे हैं। और सर, रोहित सर ने जैसा कि कहा कि भारत में सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये एक जुमला निकला, जैसे वो अभी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और उस पर लेकिन कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि अडानी अंबानी कुछ ना कुछ कर देंगे। खैर, मेरा सवाल आपसे बेरोजगारी पर है। सर, उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। सर, आपकी सरकार 2017 में आती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, 2017 से 2022 के बीच में आप सिर्फ एक वैकेंसी का नाम बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वयं निकाली हो, उसका एग्जाम करवाया हो और नियुक्ति पत्र बांटा हो। ये मेरा सवाल है, सर। थोड़ा सा और एक सर, आपसे इन सभी छात्रों की तरफ से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है। सर, आपके ऑफिस से जो एक पेपर छपता है दैनिक जागरण, हर हफ्ते वो ये कह देता है कि लेखपाली का एग्जाम अब होने वाला है, दरोगा का एग्जाम अब होने वाला है। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारी भावनाओं को इस तरीके आप न खेलें, उस अखबार को अपने कार्यालय से छपवाना बंद कर दें। ये एक सवाल, ये मान लीजिए दैनिक जागरण के लिए हमारा भी है, तो आप एक सेकंड, उनका पहला सवाल ये है, भाई साहब अभी बोल, एक भर्ती जो आपके कार्यकाल में आई हो और पूरी हो गई हो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ही इन्होंने बात की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब बना तो उसके बाद से 2017 में उसमें जितने भी अध्यक्ष आए, उसके शुरू में बिपिन चंद्र मिश्रा जी थे, फिर दिनेश मणि त्रिपाठी या दिनेश चंद्र मिश्रा जी उसके अध्यक्ष रहे। लगातार भर्तियों की जांच और पेपर आउट की बात अभी आप ही लोग कर रहे थे। हम बिल्कुल सहमत हैं, हो सकता है भर्तियों का इतना आंकड़ा भैया मैं लेके नहीं आ पाया, केवल एक चीजों का नहीं होगा। सुन लीजिए तो रहा हूं, मैं तो आपकी हर बात को स्वीकार भी कर रहा हूं जी। कि अगर नहीं आया है तो बिल्कुल आएगा। हमने उच्चतर सेवा चयन आयोग में समय भर्तियां नहीं है की, आपके पास, हमने अब नहीं आप माध्यमिक ला सेवा पाएंगे। चयन आयोग में भर्तियां समय की। ये सही कह रहे हैं, आएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी 2022 में। कांग्रेस की सरकार आएगा? को 1989 के बाद के बड़े सपने हैं, बिल्कुल मैं वो आंकड़े लेके नहीं आ पाया। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी उस पे कि नहीं आए होंगे, लेकिन हाँ ये बात भी तय है कि कोई ऐसी भर्ती भी आप नहीं बता सकते जिसमें भाई भतीजावाद हुआ हो। जहां पे तैयारी चल रही थी वो छात्रों को मौका मिला है। जी पूछिए, क्या नाम है? नाम हेलो बोलिए। हेलो नाम हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, मेरा सवाल है, नाम बताइए। अजय कुमार मध्यसिया। अजय, सर, कुशीनगर एक जिला सेकंड, से आया अजय हूं। नाम है? जी सर। अजय, क्या आपको अपना सवाल पूछने के लिए यहाँ तक आना पड़ा? सर, पूछने के लिए नहीं नहीं, आना पड़ा, एक लेकिन आप सेकंड, पीछे वालों पर ध्यान नहीं दे रहे थे सर। अरे, तभी अभी से तो आया हूं, 15-20 अभी डांट सवाल रहे था, हो। आप आगे से पूछ रहे हैं।
पीछे के लोग नहीं है। अरे सुनिए ना सर सर सर, अभी आपके पास माइक आ गया तो डांट लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने ये आगे वालों को यही बोला कि आप लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं, थोड़ा पीछे भी पूछने दीजिए। हाँ सर, मैं सबको अधिकार बाकी दीजिए, सबको पूछने अजय जी, दीजिए। ये मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि अजय आप आगे तो नहीं आए ना, चीखे भी नहीं, कूदे भी नहीं अपनी, पर आप तक माइक पहुंचा है ना, तो ये अगर चीखोगे चिल्लाओगे तो सिर्फ आगे बैठने से माइक नहीं मिलेगा, थोड़ा पीछे वालों को भी मौका मिल दीजिए। जी पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल यह है यूपीएसआई के लिए। दरोगा भर्ती। जी सर, जैसे सर हम लोग तैयारी करते हैं, यूपीएसआई का सिलेबस इतना बड़ा है, हमको लग रहा है आईएएस लेवल का लोग कर दिए हैं। आईएएस लेवल का? हाँ, सुनिए, उसके बाद लास्ट में ये लोग जोड़ दिए हैं विविध में कुछ भी पूछ सकता है, पूछता है इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ भी पूछ। उसके बाद होता क्या है, लड़के कोचिंग करते हैं, मान लीजिए अक्टूबर में पेपर है, ये लोग पेपर में निकाल दिया कि अक्टूबर में पेपर होगा। अब नंबर सिस्टम का सवाल है, मैथ में नंबर सिस्टम 20 दिन में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोचिंग में लोग कहेंगे 20 अक्टूबर को परीक्षा है, तो कोचिंग वाले 2 दिन में पढ़ा देंगे, उसके बाद तैयारी हो नहीं पाएगा, उसके बाद हम लोग पेपर देंगे, फेल हो जाएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, कहेंगे प्रदेश में अच्छे छात्र नहीं है, बढ़िया कटाव नहीं ला रहा। सर कैसे होगा ये सब? आप एक नियत डेट दीजिए कि इस तारीख को पेपर होगा, तो आदमी उस तरह से तैयारी करे। 3-3 साल में फार्म आ रहा है, 6-6 साल में परीक्षा हो रहा है, क्या होगा? तो बताइए। और सुनिए, जो भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं वो आप बताइए, क्योंकि आप सत्ता में, सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। बताइए। एक बात है, कोचिंग की बात इन्होंने की तो कोचिंग से ही शुरुआत करते हैं। आप कोचिंग करते हैं, अभ्युदय जैसा अगर कोई अभियान भी ला रहा था जहाँ 10 लाख छात्र उससे आच्छादित हो रहे थे, जो उसका लाभ ले रहे थे, तो वो हमारी सरकार ही कर रही थी। रही सबको फ्लॉप है। एक सेकेंड, पढ़ाई नहीं होती क्या वहां पे? रजिस्ट्रेशन इसमें कितने भाइयों ने मेरे कराया, ये पूछिए कहां से फ्लॉप हो गया। अच्छा, आप एक, अरे जब देखिए ये इतना उत्साह होता है सवाल पूछने का, जवाब तो सुन लीजिए। अभ्युदय जैसी अगर सोच भी कहीं आ रही थी, आपके ऊपर आर्थिक चोट ना आए, तो वो भी हमारी सरकार ही कर रही थी, कोई दूसरी सरकार करने नहीं आई थी। रही अरे भाई साहब, दरोगा भर्ती परीक्षा, तो विविध जो होगा उसमें वाकई वो सारी चीजें आएंगी। आपसे हर चीज की जानकारी सरकार चाहती है, और आप अभी बताया मेरे भाई ने कि वो आईएएस से बड़ा मुझे उसका सिलेबस लगता है, तो बिल्कुल आप पढ़िए और ये तय जान लीजिए कि जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस में ही चीजें आएंगी। वो विविध में ऐसा नहीं है कि आपसे युगांडा से चीजें पूछी जाएंगी, वो मैथ पूछी जाएगी, तो उसके लिए कोचिंग भी हम दे रहे हैं, तो वो करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और लगातार मुझे ये लगता है और पूरा विश्वास है कि यहाँ पे युवा रोजगार के लिए सबसे विषय ऐसा है कि वो रोमांचित करता है युवाओं को। हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पीछे और जहाँ गलती हुई है उसको स्वीकार के अगली बार फिर आ रहे हैं हम, पीछे वो चीजें ठीक करेंगे। अरे पाँ जी पूछे, क्या नाम है आपका? हेलो, नाम बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो अरे बाकायदा आ रही है सर। नौजवानों की आवाज कौन रोक पाया है? सर मेरा नाम मयंक है। और नाम बोलिए। मयंक। मयंक, क्या करते हैं मयंक? सर तैयारी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। ओह थैंक गॉड, एक तो जी तैयारी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर। चलो पूछो सवाल। सर मेरा सवाल वहाँ बैठे सभी लोगों से है। चारों लोगों से? हाँ, मतलब जो भी उत्तर देना चाहे। सर अभी ये पॉपुलेशन बिल पास होने वाला है, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा शायद, जिसपे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2 बच्चों पे रोक है, और जो लोकल बॉडीज में जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए भी 2 बच्चों पे रोक है। ये एमएलएस के लिए रोक क्यों नहीं लगाई गई है? सर मयंक ये सवाल हो गया? नहीं मैं सर अरे फैक्ट है। अरे फैक्ट हमको पता है गुरु। अरे नहीं सुन लो एक सर वहाँ पे सर जो सपा के बैठे हैं उनके यहाँ अभी मुस्तफा सिद्दीकी जी ने ज्वाइन किया है, अभी 2 दिन पहले बीएसपी से गए हैं, उनके भी 4 बच्चे हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो बैठे हैं नरेश सैनी बेहद से, उनके पास भी 3 बच्चे हैं। और बीजेपी के साथ की पार्टी है अपना दल, उनके यहाँ दुद्धी से जो एमएलए हैं हरी राम, उनके पास 8 बच्चे हैं। तो ये जो लॉ बनाई है हमारे लिए बराबर है, तो उनके लिए भी यही होना चाहिए, उनके लिए क्यों नहीं है? चलिए मयंक का सवाल है, जनसंख्या का मुद्दा हमें क्षेत्र में घूमने पर भी लगातार मिलता है, इट्स अ बिग कंसर्न, बड़ा मुद्दा है ना। एक पार्टी का रुख, जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए कांग्रेस की सोच को आप सबको समझना होगा। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने काम किया था। सबसे ज्यादा विरोध
भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अगर उस समय भाजपा ने विरोध नहीं किया होता तो आज ये हमारे भाई का सवाल नहीं होता। अच्छा, एक अरे 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 रुक जाओ एक सेकेंड, एक बात बताइए, अभी जिस जनता से आप इतना ईंधन इतनी ऊर्जा पा रहे हैं, इसी जनता ने 77 में नारा लगाया था इंदिरा हटाओ इंद्री बचाओ, और इसी जनता ने 77 के बाद दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि आपने तब तक अपनी गलती मान ली थी। ये तो हम गलती मानते हैं, यही अरे कांग्रेस तो तरीका है। तो बताइए ना। यही कांग्रेस है, जबरन हम अपनी नसबंदी गलती तरीका नहीं हो मानते हैं। सकता, जबरन नसबंदी तरीका नहीं हो सकता है। तरीका क्या होगा? जबरन नसबंदी कराई ही नहीं जा रही थी, ये भाजपा के द्वारा अरे फैलाया भाई साहब, गया शाह कमीशन के आडंबर सामने था। इतने बयान, भाजपा तो तब बनी नहीं थी, 80 में बनी पकड़ है। पकड़ के ले जा रहे थे गांव से, संघ की बात करेंगे। पकड़ पकड़े गांव से ले जाके नसबंदी पकड़ कराई के गई गांव थी से जो ले जा है। रहे थे। सुनील भाई, मैं चाहता हूं आप विधायक बने, विधानसभा में जाए, पॉपुलेशन बिल्कुल, एक आपकी सेकंड, शुभकामनाएं। एक सेकंड, ये सब एक दूसरे को विधायक बनवा दे रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। पॉपुलेशन पे क्या रुख है, क्या होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की भी सोच रही है और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। भारत देश का अगर सही में विकास चाहते हैं तो हमको, आपको, सबको जनसंख्या नियंत्रण पे कैसे? काम करना चाहिए। कैसे? ये सरकार तो क्या वर्तमान करे? सरकार से आप पूछेंगे, उनसे ही पूछेंगे। मैं हमारी कांग्रेस सरकार का रुख, बनाइए, हमारी सरकार बनाइए। सर ये सवाल चारों पार्टियों के लिए है। पॉपुलेशन कंट्रोल पर मैं आपका रुख, आपकी पॉलिसी क्या, आपकी अप्रोच क्या है, ये जानना चाहता हूं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे? अभी आप इनसे पूछिए। उनसे भी पूछूंगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में हमारा चुनाव है, प्रदेश के मुद्दों को हम बात कर रहे हैं, प्रदेश के मुद्दे पर बात करेंगे। जिस दिन केंद्र में सरकार बनानी होगी उस दिन हम जनसंख्या नियंत्रण पे अपना रुख लेकर के आएंगे। ये एक सेकंड, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंच पे ये कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तब पॉपुलेशन कंट्रोल पे अपना रुख बताएंगे। आप लोग सहमत हैं? नहीं बोल रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई का जिन्होंने पूछा यहाँ पे सुन लीजिए, जनसंख्या सुन लीजिए। नियंत्रण पे। हमारे देश में मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दे का गंभीरता से उसका एक सुझाव लोगों से लेकर उस पर अमल करना चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है कि सिर्फ जनता के ऊपर ही कोई कानून न लागू हो, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी समान कानून लागू होना चाहिए। अब वो लागू कैसे होगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करेंगे यहाँ पे भाई। जिनके पहले जो हुआ या जिनके जितने भी बच्चे हैं उसके ऊपर न लागू करके अगर हम आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी लागू करते हैं तो वो भी हम एक काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कानून बनाना, पॉलिसी मेकिंग, सरकारें जब आती हैं उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, सुझाव लिया जाता है, उसके ऊपर वो काम होता है, चाहे ये जनसंख्या नियंत्रण हो या कोई भी बड़ा कानून हो। ठीक है, बसपा का रुख, जनसंख्या नियंत्रण पे क्या रुख है आपका? देखिए, अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है वो जनसंख्या बिल ना हो करके अगर रोजगार पे ध्यान दिया अरे जाए नहीं भाई साहब, तो उस पे एक सेकंड, बात होनी चाहिए। उस पे बात लगातार हो रही है। ये सवाल दाएं बाएं मत करिए। मयंक का सवाल है, सभी राजनीतिक दलों से है, जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपका क्या नजरिया है? पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी राय है, हम लोग सहमत हैं, होना चाहिए। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं अभी रहने दीजिए, अभी जो है केवल रोजगार पे बात होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार पे सारी चीजें जनसंख्या हैं। नियंत्रण कानून बिल्कुल मेरुदंड की तरह आवश्यक है, वो आना चाहिए। उसके लिए सरकार काम भी करेगी। उसमें अगर प्रधान, जनप्रतिनिधि, सरकारी नौकरी, ये लोग जोड़े जाएंगे तो ये मैं अपने भाई से आश्वस्त करता हूं कि हम लोग भी इसकी डिमांड करेंगे कि कोई विधायक सांसद उससे छूता ना रहेगा। चलिए, कू ऐप पर सवाल पूछे गए हैं कुछ। ललन टॉप अड्डा पे शिव कुमार ने सवाल पूछा है, प्रयागराज की इकोनॉमी छात्रों पर आधारित है, लेकिन मकान के मनमाने किराए से लेकर कोचिंग तक कोई फिल्टर क्यों नहीं लगा पाए आज तक आप लोग? बताइए। अभी यहाँ पे जितने मकान बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्टेट लैंड की ढेर सारी ज़मीन यहाँ पे है, तो वहाँ पे वो केवल टैक्स नगर निगम को देते हैं। हम कोई कानून बनाएंगे भी अगर इस पे, रेंट कंट्रोल एक्ट जैसा अगर कोई कानून, तो वो अभी उनके लिए इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल है हमारे पास। अभी हम उन जमीनों को फिर से फ्री होल्ड करेंगे और उस पर काम करके कोचिंग की फीस पे कोई फिल्टर? कोचिंग की फीस के लिए तो हम आपसे बताएं कि अभ्युदय जैसा प्रोग्राम है, 10 लाख लोगों को हम फ्री में पढ़ाने चल रहे हैं। और जो कोचिंग, अरे ये पढ़ने को राजी नहीं कह रहे, अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अच्छी पढ़ाई इनको जहां होती है, जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है वो भी जीएसटी के दायरे में है, उन पर भी नकेल कसने का कहां काम पे हो रही है वो तो वही बताएंगे कि ध्येय आईएएस में पढ़ेंगे या कहां पढ़ेंगे। वो मैंने तो अभ्युदय की बात करी, इन्होंने उसकी बात कर दी प्राइवेट कोचिंग की। चलिए, आप लोग कुछ बोलेंगे?
नौजवानों को किराया और कोचिंग की बढ़ती फीस से कैसे छुटकारा दिलवाएंगे? देखिए, हाँ बताओ। एनएसयूआई हमारा छात्र संगठन हाँ, विश्वविद्यालय में चुनाव और चुनाव के पहले भी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, और आज भी अभी आप लोग अगर हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें प्रियंका गांधी जी ने साफ साफ ये कहा है कि जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, सभी छात्रों के लिए राज्य विश्वविद्यालय अलग से हॉस्टल बनाएगी। और एक बात मैं सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी जितने हॉस्टल बने हैं सारे कांग्रेस के समय में बनाए गए हैं। उसके बाद जितनी सरकारें आई, आपकी 5 साल से सरकार है, एक भी नए हॉस्टल नहीं बनाए गए हैं, एक भी नए हॉस्टल नहीं बनाए गए हैं। कू ऐप पर अगला सवाल कविता दीक्षित का है। प्रयागराज पर्यटन का केंद्र है, पर्यटन की इकोनॉमी गंगा पर आधारित है, लेकिन गंगा घाटों पर पर्यटकों के लिए आज तक कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं बन पाया है, क्यों? व्यवस्थित सिस्टम मुझे लगता है कि कुंभ में हमने सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ से जनरेट की है, तो ये कहना कि नहीं बन पाया ये संभव नहीं है। बिल्कुल अभी हम उसी पे बनाने चल रहे हैं नई चीज़ें, और कुछ नया यमुना रिवर फ्रंट भी हमारा अभी केशव जी ने घोषणा की है कि हम यमुना रिवर फ्रंट भी 1.5 किलोमीटर यहाँ पे बनाने चल रहे हैं। आपके बसपा के साथी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? बिल्कुल करें। केवल शिलान्यास पे शिलान्यास होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये होता जाएगा जो है, केवल लाल फीता कटेगा और नाम बदला जा रहा है बस, और उससे और कुछ नहीं हो रहा है। फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गोमती रिवर फ्रंट से आपका ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? आप इस पे गोमती भी जवाब रिवर दे दीजिए। फ्रंट मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नहीं, की बना था। समाजवादी पार्टी की सरकार का वो नहीं है, वो भ्रष्टाचार की देन रहा है। हो सकता है अगली सरकार एक जब भी आएगी आरोप हमारी, सिद्ध नहीं हुए हैं। अगली सरकार देखिए, का आप शुरुआत में आए थे फिर तो से- आपने कहा था अच्छा, एक बात बताइए, जो निधि कह रही है कि आपने कहा भ्रष्टाचार, 4.5 साल सरकार है, एक भी आपकी कार्रवाई कुछ? लगातार सारे के सारे भ्रष्टाचार 4.5 साल में ही खुल जाने। आप मौका दीजिए, सरकार फिर से रिपीट कर रही है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें आएंगे, तो वो गोमती रिवर फ्रंट में मौका वाले हैं। एक बार मौका और दीजिए, फिर ठोको नीति चला दी जाएगी। ठोको नीति चल रही है। कू ऐप पर हमने मोतियों से ही पोल पर के होगा। जरिए पूछा प्रयागराज की समस्याएं क्या हैं। 57% लोगों ने कहा रोजगार के लिए इंडस्ट्री का ना होना, 9% ने कहा बाढ़, 16% ने कहा ट्रैफिक जाम, और 18% ने कहा मकान मालिकों की मनमाना किराया वसूली। आप चारों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।